नमस्कार, मैं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक के बुक कैफ़े में आपका स्वागत है। यह बुक कैफ़े में दूसरी कड़ी है हमारी पुस्तकों से संबंधित, और आज हम आपके लिए जिन पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए आए हैं वे पुस्तकें भारतीय महिला लेखिकाओं की पुस्तकें हैं। उन महिला लेखिकाओं की जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपनी लेखनी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कायम किया है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में ऐसी लेखिकाएं हैं जिन्होंने अपनी लेखनी की छाप से न केवल समूचे नारी जगत का बल्कि इतिहास का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय मूल्यों का, सबके बारे में अपने विचार न केवल मजबूती से रखे हैं बल्कि अपने सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्र संबंधी सवालों से समूचे दौर को झकझोरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता कालिया की, बात कर रहा हूँ चित्रा मुद्गल की, बात कर रहा हूँ अलका सरावगी की, बात कर रहा हूँ अनामिका की, बात कर रहा हूँ वंदना राग की, जिनकी पुस्तकों के बारे में हम आज बात करेंगे। इनमें से दो पुस्तकें ममता कालिया और चित्रा मुद्गल की पुस्तकें संस्मरणात्मक हैं, अलका सरावगी, अनामिका और वंदना राग की पुस्तकें उपन्यास। खास बात यह कि इन सभी पुस्तकों में एक लयात्मकता है, एक अनूठी कथा शैली है, एक अनोखी भाषा है, एक संवाद है। संवाद अपने समय से, संवाद अपने दौर से, संवाद अपने परिवार से, संवाद अपने पाठकों से। ममता कालिया और चित्रा मुद्गल ने संस्मरण लिखे। जाहिर है उनके ये संस्मरण उन्होंने अपने प्रेमी पति पर लिखे। पहली पुस्तक ममता कालिया जी की है, जो उन्होंने अपने पति रविंद्र कालिया की याद में लिखा है। इस पुस्तक का शीर्षक है अंदाजे बयां उर्फ रवि कथा। पुस्तक का अनूठापन इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें पहली जो पंक्ति है पुस्तक के कवर पर, उस पर लिखा है, हर कदम हमने आशिकी की है। ये फैज़ की लाइन है। इस पुस्तक का ब्लर्ब अखिलेश ने लिखा है, कथाकार ने। उन्होंने लिखा है कि रविंद्र कालिया के रूप में एक ऐसा अनोखा पुरुष जो अपनी खिल्ली उड़ाते हुए बताता, ममता की लोकप्रियता अपरंपार है, मैं कहीं नहीं ठहरता। मुझको तो बहुत से लोग ममता कालिया के पति के रूप में जानते हैं। विशेष बात यह है कि खान पान, रहन सहन जैसी जीवन शैली गत चीज़ों के अलावा रविंद्र कालिया के यहाँ आधुनिकता विचारों में गहरे अंशित थी। यह अखिलेश का कहना है। मनोज कुमार पांडे ने भी इसका ब्लर्ब लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेमिसाल कथाकार जोड़ी रविंद्र कालिया और ममता कालिया की समूचे भारतीय कथा साहित्य में अमिट जगह है। जाहिर है ये दोनों लोग, रविंद्र कालिया जी और ममता कालिया जी, दोनों के प्रिय थे। जैसा कि पुस्तक के आमुख में ममता कालिया जी ने स्पष्ट किया है कि यह पुस्तक उनके और रविंद्र कालिया के प्रेम पर है। प्रेम जाहिर है जहाँ होगा वहाँ राग होगा, वहाँ संबंध होंगे, वहाँ थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, वहाँ अपने जीवन अनुभव होंगे। खासकर तब और जब दोनों ही बौद्धिक हों, दोनों ही दंपति लिखने पढ़ने वाले हों, दोनों का ही शब्दों से नाता हो। ममता कालिया ने इसमें उस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे वो रविंद्र कालिया से पहली बार मिली थी, किस तरह से उनका प्रेम पनपा, किस तरह से वह और रविंद्र कालिया दोनों के लेखक, प्रिय लेखक, अलग अलग थे। किस तरह से रविंद्र कालिया का जो संपादक था अंदर का, वो ममता कालिया के लेखन को, खासकर उनके पसंदीदा लेखकों की कृतियों को ध्वस्त करने की कोशिश तर्क में करता था। किस तरह से एक बड़ी लेखिका, एक अध्यापिका होते हुए भी उनको अपने पारिवारिक जीवन के दौर में बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, अपने सास, अपनी ननद के संबंध,
उनके दोस्तों के संबंध, रविंद्र कालिया जी के इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के दोस्त, वहाँ की नौकरियों की उठापटक, आर्थिक संघर्ष, इन सबको झेलना पड़ा। खासकर इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं और इनसे आपको रविंद्र कालिया की जीवन का एक नया दृष्टिकोण तो दिखता ही है। एक और चीज़ जो समझ में आती है वह यह है कि मीडिया जगत और लेखकों का जीवन होता कैसा है। कुछ कुछ खास, कुछ कुछ आम। हमारे आप जैसे ही उनके जीवन के भी नोकझोंक होते हैं। किताब के आखिर में उनकी पारिवारिक तस्वीरें हैं। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने छापा है और मुझे लगता है ये हार्ड बाउंड पुस्तक है जो 599 रुपये की है। संभवतः पेपरबैक्स के दाम सस्ते होंगे। अगर आपकी संस्मरणों में रुचि है, आत्मकथा में रुचि है, तो आप मंगा के पढ़ सकते हैं। हमारी आज की दूसरी पुस्तक भी लेखक, संपादक, पत्रकार, साहित्यकार दंपति पर है। पहली पुस्तक जहां ममता कालिया जी और रविंद्र कालिया जी की जोड़ी पर थी, वहां दूसरी पुस्तक चित्रा मुद्गल और अवध नारायण मुद्गल के ऊपर है। चित्रा जी के बारे में आप जानते ही होंगे। चित्रा मुद्गल हमारे दौर की एक प्रखर लेखिका हैं। आज हम बात करेंगे तिल भर जगह नहीं पर। तिल भर जगह नहीं कवि, कथाकार, संपादक अवध नारायण मुद्गल पर लिखी उनकी किताब है। अवध जी उनके पति थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अवध नारायण मुद्गल ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। चित्रा जी एक जमींदार परिवार में थी। अवध जी का परिवार सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था, गंवई परिवार था। ग्रामीण परिवेश में थे जहाँ पढ़ाई का कोई बोलबाला नहीं था। सबसे पढ़े लिखे उनके परिवार में अवध नारायण मुद्गल जी ही थे। यहाँ तक कि उनका पढ़ाई में जब शुरुआती दिनों में ही उनकी पढ़ाई छुड़ा दी गई थी। 8वीं में पढ़ रहे थे और उनको खेतीबाड़ी के काम में लगा दिया गया और यह दंड अवध जी को इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि वह दोस्तों के साथ सिनेमा देखने चले। इस पुस्तक में चित्रा मुद्गल जी ने उनके अपने संबंधों की चर्चा कम की है, अवध जी के जीवन की चर्चा ज़्यादा की है, क्योंकि चित्रा मुद्गल जी का मानना था कि अगर मैं अवध के बारे में नहीं लिखूंगी तो उनके बारे में दूसरा कोई साधिकार नहीं लिखेगा। जबकि अवध नारायण मुद्गल सारिका के संपादकीय विभाग में उसके प्रभारी संपादक थे, मुंबई में थे, दिल्ली में थे। उन्होंने लगातार कविता, कहानी, साक्षात्कार हर विधा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान छोड़ा। जैसा कि इस पुस्तक में चित्रा जी ने अपने और उनके संबंधों से ज़्यादा लेखक अवध नारायण मुद्गल, उनके सामाजिक रूप, उनके संपादक रूप, उनके कवि रूप, उनके व्यक्तित्व, उनके साक्षात्कार रूप, उनकी दृष्टि, उनके समय, उनके दोस्तों, यहाँ तक कि उनके पारिवारिक एल्बम का भी को भी संजोया है। इस पुस्तक के ब्लर्ब पर उनके कवि रूप को अगर समझना हो तो चित्रा जी ने एक कविता लिखी है जो मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। वैसे तो ये किताब आप खरीदेंगे तो आप पढ़ ही लेंगे, इसमें और भी कविताएं हैं। एक कविता है जो ब्लर्ब पे है, जहाँ जहाँ अंधेरा है और जहाँ जहाँ रोशनी है, मेरा प्रतिबिंब है। बिंब और प्रतिबिंब के बीच मैं कहीं नहीं हूँ, सिर्फ मेरी काया है, एक साया है। मैं नहीं जीता, जिंदगी मुझे जीती, यही हम सबकी आप बीती है। बिंब, प्रतिबिंब और जीवन में जो संबंध है वही मेरा और मेरे होने का अनुबंध है। जिन लोगों को साहित्यकारों, पत्रकारों, लेखकों के जीवन, उनके दाम्पत्य, उनके दोस्तों, उनके मित्रों में जरा भी रुचि है वह इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। इस पुस्तक का मूल्य 199 रुपये है। यह पेपरबैक संस्करण है। बुक कैफे की आज की हमारी तीसरी पुस्तक है अलका सरावगी की कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। यह पुस्तक भी वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। अलका सरावगी हमारे दौर की एक
महत्वपूर्ण लेखिका हैं। महत्वपूर्ण कई अर्थों में, महत्वपूर्ण इस अर्थ में हैं कि उनको अपने पहले उपन्यास कली कथा वाया बाईपास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ऐसा बहुत कम होता है हिंदी साहित्य में कि किसी भी व्यक्ति को पहले उपन्यास पर ही इतनी लोकप्रियता, इतना सम्मान, इतनी सराहना मिल जाए। इस पुस्तक का नाम अपने आप में कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। ये कुलभूषण वो कुलभूषण जाधव नहीं है जिन्हें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा था। यह कुलभूषण बंगाल का है। बंगाल से मेरा आशय बंगाली पृष्ठभूमि से है। ये कुलभूषण जिसका जिक्र उन्होंने अलका सरावगी जी ने अपने उपन्यास में किया है, ये कुलभूषण जैन है। और कुलभूषण के बहाने अलका सरावगी ने पूरी विस्थापन की एक दुनिया की बात की, उस संघर्ष की बात की है जो लोग अपनी जड़ों से कटते हैं। उस दर्द में हर उस व्यक्ति का दर्द शामिल है जो अपनी जड़ों को छोड़ता है, जो मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह बेदखल होता है, जो अपना नाम तक भूल जाता है, जो अपनी पहचान तक भूल जाता है, जो हमेशा सवालों से घिरा रहता है। कुलभूषण के बहाने एक समूचे वर्ग की बात अलका सरावगी ने इतने सहज शब्दों में कर दी है कि अगर आप मानवता को, दर्द को, विस्थापन के रिश्ते को समझना चाहते हैं तो इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब के प्रकाशक हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वाणी प्रकाशन। ये पुस्तक 199 रुपये की है। हमारी आज की चौथी पुस्तक है कवयित्री अनामिका की पुस्तक आईना साज। अनामिका जी की पहचान एक कवयित्री के रूप में ज़्यादा है। अंग्रेजी साहित्य से पीएचडी करने वाली, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में अंग्रेजी की अध्यापिका रही अनामिका। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। खास बात यह है कि ममता जी भी अंग्रेजी और हिंदी में लिखती हैं। हमारे आज की जो लेखिकाएं हैं उनको बहुत सारे पुरस्कार अनामिका जी को मिल चुका है। ये पुस्तक अनामिका की आईना साज अमीर खुसरो पे। अमीर खुसरो का नाम मुझे लगता नहीं कि जो भी लोग उर्दू, दिल्ली, उर्दू साहित्य, शायरी या भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत, भारतीय लोक में जिनकी भी रुचि होगी वो अमीर खुसरो का नाम जरूर जानते होंगे। इस किताब के कवर पृष्ठ पर अनामिका जी ने लिखा है, जिंदगी एक सूफी सिलसिला इस तरह भी है कि चिराग से चिराग रोशन होता है, मशाल से मशाल। अमीर खुसरो के बहाने अनामिका जी ने उनके सूफी मन को तो टटोला ही है, उनके जीवन को तो टटोला ही है, उनके परिवार को भी टटोला है। वो कहती हैं कि जब हम अमीर खुसरो के नातों और कव्वालियों और पहेलियों की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अमीर खुसरो का एक परिवार भी था, उनकी एक बेटी भी थी, उनके बेटे भी थे, उनकी पत्नी भी थी, और सबसे बड़ी बात उनके निज़ाम पिया यानी निज़ामुद्दीन औलिया साहब, जिनके लिए अमीर खुसरो ने का मशहूर कलाम गोरी सोई सेज पर सिर पर डारे केस चल खुसरो घर आपने लिखा था। इसके अलावा उन्हीं के बहाने इन्होंने इस कहानी में सपना, नफीस, ललिता, सरोज और आज के समय को भी खड़ा कर दिया। एक कवि मन जब उपन्यास लिखता है तो वह किस रूप में सामने आता है, आईना साज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस पुस्तक को राजकमल पेपरबैक्स ने छापा है। इसका दाम 250 रुपये है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं। बुक कैफ़े में आज 5वीं पुस्तक जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका नाम है बिसात पर जुगनू। वंदना राग की यह पुस्तक है। वंदना राग हमारे आज के दौर की काफ़ी प्रखर महिला लेखिका हैं। वह अपनी पूर्ववर्ती जिनकी मैंने बात की थी उन सभी से युवा हैं। जाहिर है युवा हैं तो उनके लेखन में अपना एक अलग अंदाज, अलग एक प्रवाह, अलग तेवर है। बिसात पर जुगनू
1840 से 1910 के बीच भारत और चीन के 3 परिवारों की कहानी है। 3 परिवार जिनके 3 ख्वाब। 3 ख्वाब, वो ख्वाब जो 1840 के दीवानी मोहल्ला पटना से शुरू होते हैं और जिनका इलाका चीन के कैंटन प्रांत तक जिसका विस्तार है। इस कहानी में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, अफीम युद्ध, फिरंगी अत्याचार, बाजार, रजवाड़े, आम आदमी, उनके संघर्ष एक अलग अनूठी शैली में लिखी है। अगर आप भारत की स्वतंत्रता से पहले के समाज, चीन के उस समाज को समझना चाहते हैं जो आज के दौर से एकदम अलग था, तो आप बिसात परजुगनू को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल हैं और मूल्य है 299 रुपये। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते बुक कैफ़े में हम फिर से कुछ किताबों के साथ आपके सामने होंगे। यह कार्यक्रम अगर आपको पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप किन पुस्तकों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका उल्लेख भी हमें लिख के कर सकते हैं। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ पुस्तकों से जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगी, आपको नई जानकारी देंगी, आपको नए कथालोक में ले जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।